आगे हमारे एक नया कॉन्सेप्ट आता है, वो है स्थिर क्वाथी मिश्रण। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सबसे पहले ये मिश्रण होता है। क्वाथी का मतलब क्वथनांक और स्थिर मतलब क्वथनांक स्थिर होता है। मिश्रण है मतलब एक से अधिक अवयव है, और एक से अधिक अवयवों का निश्चित रूप से क्वथनांक अलग अलग होना चाहिए, परंतु ये ऐसे मिश्रण हैं जिनमें एक से अधिक अवयव होते हैं, परंतु मिश्रण बनने के पश्चात उनका क्वथनांक समान हो जाता है। और ऐसे जो मिश्रण होते हैं उनको एजियोट्रोप्स या स्थिर क्वाथी मिश्रण कहा जाता है। सामान्यतः जब दो वाष्पशील अवयवों के द्विअंगी विलयन को उबाला जाता है, द्विअंगी विलयन मतलब उसमें दो अवयव हैं, तो प्राप्त वाष्प में अवयवों का संगठन विलयन के संगठन के समान नहीं होता। जैसे हमने एक पदार्थ ए लिया, दूसरा पदार्थ बी लिया, दोनों को मिला करके हमने मिश्रण बना लिया, और अब हम इसकी वाष्प बनाएंगे। तो मान लीजिए ए और बी का अनुपात 50 है, या 1:1 है दोनों का, है ना, 50-50% दोनों है, 1:1 में दोनों लिए हैं। और जब हम उनको गर्म करेंगे, उनको उबालेंगे, तो उनकी वाष्प में उनका अनुपात 1:1 नहीं होगा, क्योंकि दोनों में से एक पदार्थ अधिक वाष्पशील होगा और दूसरा पदार्थ कम वाष्पशील होगा। और इसलिए जो कम वाष्पशील होगा वो देरी से आश्रित होगा, जो अधिक वाष्पशील होगा वो जल्दी आश्रित कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्रभाजी आसवन द्वारा इन पदार्थों को अलग किया जा सकता है। जैसे आपने पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, जिसमें कोलतार भी होता है, पेट्रोल भी होता है, गैसोलीन भी होता है, डीजल भी होता है, लेकिन चूंकि इन सबके वाष्पीकरण की दर अलग अलग होती है, इसलिए वे अलग अलग समय पर आश्रित होते हैं और उनको हम आसानी से अलग कर लेते हैं। तो मिश्रण है जिनमें सबका क्वथनांक अलग अलग है। परंतु कुछ द्विअंगी विलयन ऐसे होते हैं जिनकी वाष्प में संघटक अवयवों की वाष्प की मात्रा समान होती है, तथा जिनका प्रभाजी आसवन नहीं किया जा सकता, अर्थात उन दोनों का अलग अलग क्वथनांक है। ए और बी का क्वथनांक अलग अलग है, परंतु जब ए और बी को मिला करके मिश्रण बना दिया जाता है तो उस मिश्रण का क्वथनांक समान हो जाता है, क्योंकि दोनों ही अवयव मिल करके ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि उनके वाष्पीकरण की दर समान हो जाती है, और इस प्रकार समान वाष्पीकरण के कारण जो वाष्प बनेगी उसमें अवयवों की मात्रा समान रहेगी, और इसलिए इनका प्रभाजी आसवन नहीं किया जा सकता। ऐसे जो मिश्रण हैं, ऐसे जो विलयन हैं, वो ही स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। अर्थात स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहें, तो और संक्षेप में उसकी परिभाषा अंतिम 3 लाइनें देखिए। स्थिर क्वाथी ऐसे द्विघटकीय मिश्रण है जिनका द्रव व वाष्प अवस्था में संगठन समान होता है, तथा यह एक स्थिर ताप पर उबलते हैं। जितना अनुपात उनका विलयन में था उतना ही अनुपात उनका वाष्प में भी रहता है। उनकी वाष्प में भी दोनों अवयवों का अनुपात समान रहेगा, जितना विलयन में था उसी अनुपात में उनकी वाष्प बनेगी। तो ऐसे विलयनों को स्थिर क्वाथी विलयन कहा जाता है। ये जो स्थिर क्वाथी विलयन है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहले विलयन जिनको अधिकतम वाष्पदाबी और न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी कहते हैं, मतलब इनका वाष्पदाब अधिक होता है, और ध्यान दें जब वाष्पदाब अधिक होगा तो क्वथनांक अपने आप कम हो जाएगा, इसलिए अधिकतम वाष्पदाबी के साथ न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण कहा जाता है। दूसरे जो मिश्रण होते हैं वो निम्नतम वाष्पदाबी, मतलब उनका वाष्पदाब कम हो जाता है, और कम होता है इसका मतलब क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो वो निम्नतम वाष्पदाबी व अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण होते हैं। अब कौन से मिश्रण ऐसे होते हैं, तो सीधा याद रखना है कि जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, कल हमने पढ़ा था धनात्मक अनादर्श विलयन, तो जो धनात्मक अनादर्श विलयन होते हैं वही अधिकतम वाष्पदाबी और न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी होते हैं, क्योंकि ऐसे मिश्रण का क्वथनांक दोनों ही अवयवों के क्वथनांक से कम हो जाता है। मान लीजिए ए का क्वथनांक 80 डिग्री है, बी का क्वथनांक 85 डिग्री है, जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो नया जो मिश्रण बनेगा उसका क्वथनांक 80 और 85 दोनों से कम, है ना, मतलब 79, 78
80 से लेस देन 80 कुछ भी हो सकता है। और ऐसा क्यों होता है? तो कल मैंने आपको समझाया था कि जिस प्रकार एल्कोहल के एसीटोन का मिश्रण करते हैं तो एल्कोहल के मध्य में जो हाइड्रोजन बंध होते हैं वो टूट जाते हैं और वहां एसीटोन के अणु आ जाते हैं। तो यहाँ हम कारण में लिख सकते हैं कि पुराने बंध टूटने के कारण वो कम ताप पर ही उबलने लगते हैं, कम ताप पर ही उनकी वाष्प बनने लगती है और इसलिए उनकी वाष्प अधिक बनेगी। वाष्प अधिक बनेगी तो वाष्प दाब अधिक होगा और वाष्प दाब अधिक होगा तो उनका क्वथनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वाष्प दाब अधिक होगा तो उनका क्वथनांक भी कम हो जाएगा। दूसरे, निम्नतम वाष्पदाबी व अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी किसे कहते हैं? तो वे जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन जो होते हैं वो निम्नतम वाष्पदाबी और अधिकतम क्वथनांकी होते हैं। ऐसे मिश्रण का क्वथनांक दोनों ही अवयवों के क्वथनांक से अधिक होता है। कल हमने पढ़ा था कि जैसे हम एनिलीन और फिनॉल को मिलाते हैं तो एनिलीन के नाइट्रोजन और फिनॉल के हाइड्रोजन के बीच में एक नया बंध बन जाता है। तो नया बंध तोड़ने के लिए हमको अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। नया बंध बनाने के कारण अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी कि उसकी वाष्प की मात्रा क्या होगी? कम बनेगी। और वाष्प कम बनेगी तो क्वथनांक क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। और ऐसे ऐसे विलयनों को क्या कहते हैं? निम्नतम वाष्पदाबी व अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। दोनों ही के उदाहरण मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं। उदाहरण आप कहाँ से लेंगे? तो देखिए, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले मिश्रण, कल ही बता दिया था आपको। तो धनात्मक विचलन वाले जितने भी मिश्रण हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? अधिकतम वाष्पदाबी और न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। तो दोनों ही शब्दों को आप साथ साथ भी याद कर सकते हैं। जो धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन है वही अधिकतम वाष्पदाबी व न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी कहलाते हैं और जो ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन है वही निम्नतम वाष्पदाबी व अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी कहलाते हैं। दोनों में कारण क्या है? तो एक में पुराने बंध टूट जाते हैं और पुराने बंध टूटने के कारण वो कम ताप पर ही उबलने लगते हैं। कम ताप पर वाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है तो वाष्प दाब बढ़ जाता है और क्वथनांक कम हो जाता है। दूसरे में क्या होगा? नए हाइड्रोजन बंध बनते हैं या नए अन्य कुछ अंदर कोई अन्य नए बंध बनते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? उनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता के कारण उन क्या होगा? उनका वाष्प दाब है वो कम हो जाएगा और इसलिए क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, या अधिकतम वाष्पदाबी व न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण का उदाहरण दीजिए, या निम्नतम वाष्पदाबी व अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी का उदाहरण दीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कि धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन है वो अधिकतम वाष्पदाबी व न्यूनतम क्वथनांकी होते हैं और ऋणात्मक विचलन वाले जो उदाहरण है वो सारे के सारे निम्नतम वाष्पदाबी व अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। तो इस तरह से ये विलयन में हमने कुछ प्रारंभिक बातें पढ़ी हैं और अब हम नया आर्टिकल इसमें लेते हैं और वो है अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं? तो विलयन के कुछ गुण ऐसे होते हैं जो अणुओं की संख्या कितनी है, विलयन में कणों की संख्या कितनी है, और चूंकि वे अणुओं की या कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? अणुसंख्यक गुणधर्म कहा जाता है। अणुसंख्यक गुणधर्म कहा जाता है क्योंकि ये उसके संगठन मात्रा प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। तो यहाँ ऐसे गुणों के बारे में जब हम बात करें तो 4 प्रकार के गुण हमारे पाठ्यक्रम में है। सबसे पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा है हिमांक में अवनमन और चौथा है परासरण दाब। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। थोड़ा कंसंट्रेट होकर ध्यान दें, यहाँ गणितीय व्युत्पत्ति है इसलिए अपनी स्क्रीन पर बराबर ध्यान दें। मान लीजिए हमने एक विलयन बनाया और उस विलयन में 2 भाग होंगे, द्विअंगी विलयन है तो एक विलायक होगा और दूसरा विलेय होगा। विलायक है वो वाष्पशील है, विलेय जो है वो अवाष्पशील है और दोनों मिलकर के एक विलयन बना रहे हैं और ये तनु विलयन है, मतलब विलेय की जो मात्रा है वो बहुत ही अल्प है। अब हम उसी के नीचे आगे बढ़ते हैं। देखिए, माना कि विलायक का अनुभाग Ma है और विलेय का जो अनुभार है वो Mb है। मान लीजिए विलायक का द्रव्यमान Wa है, मतलब जो हम काम में ले रहे हैं वो Wa है। विलेय जो हमने उसमें मिलाया
उसकी मात्रा WB है। अब इसको जब हम मोल में बदलेंगे तो मोल में बदलने का सूत्र क्या है, द्रव्यमान बटा अणुभार। तो इसका द्रव्यमान WA बटा MA और इसका द्रव्यमान WB बटा MB। तो विलायक के मोलों को हम क्या लिखेंगे, Na, और विलेय के मोलों को हम क्या लिखेंगे, Nb। Na बराबर WA बटा Ma और Nb बराबर WB बटा MB। और उसी का हम मोल अंश निकालेंगे। तो मोल अंश पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि जितने भी पदार्थ हैं उसमें से किसी एक पदार्थ के मोल बटा कुल मोलों का योग। यहाँ हमारे पास दो पदार्थ हैं, तो पहले पदार्थ के मोल Na बटा कुल मोलों का योग Na प्लस Nb। इसी तरह से दूसरे पदार्थों का जो मोल है Nb बटा Na प्लस Nb। तो इस तरह से विलायक के मोल अंश का मान हो गया Na अपॉन Na प्लस Nb और विलेय के मोल अंशों का मान हो गया Nb बटा Na प्लस Nb। ये गणितीय जो व्युत्पत्ति हम आगे करने जा रहे हैं अब हम उसके वाष्प दाब के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो माना कि विलायक A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब Pa0 है, केवल अकेला विलायक है तब, और उसमें अगर हम XB मोल विलेय के मिला देंगे तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि विलेय कैसा है, अवाष्पशील है, जो उसकी सतह पर आकर के क्या करेगा, सतह को कवर करेगा, जिसकी वजह से सतह से बाहर आने वाले कणों की संख्या कम हो जाएगी और वाष्प दाब में कमी आएगी। तो नया वाष्प दाब क्या हो जाएगा, नया वाष्प दाब Pa जो होगा वो Pa0 XB हो जाएगा। XB के हमने जितने मोल मिलाए उनके समानुपाती होगा और इसलिए ये हो जाएगा Pa = Pa0 XB। तो अब वाष्प दाब में कमी कितनी हुई, तो वाष्प दाब में कमी के लिए पहले वाला वाष्प दाब माइनस बाद वाला वाष्प दाब। तो पहले वाला वाष्प दाब कितना है, Pa0, और बाद वाला वाष्प दाब कितना है, माइनस Pa। और ये किसके बराबर होना चाहिए, तो ये होना चाहिए Pa0 XB के। वाष्प दाब में जो कमी है वो होनी चाहिए Pa0 XB के बराबर होनी चाहिए। और अतः आपेक्षिक अवनमन कितना हो गया, तो हम Pa0 को इस तरफ ले आएंगे, तो ये आपेक्षिक अवनमन हमारे पास हो गया Pa0 माइनस Pa अपॉन Pa0 = X। ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का फार्मूला है, जिसको आप सीधे भी याद रख सकते हैं कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन Pa0 माइनस Pa अपॉन Pa0 = XB। इसको समीकरण 1 लिख दिया हमने, परंतु XB का मान हमने ऊपर निकाला था अभी थोड़ी देर पहले। XB क्या है, विलेय के मोल अंश है, और विलेय के मोल अंश हमने ऊपर निकाले थे NB बटा Na प्लस NB, तो वो हम इसके सामने रख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या आया, XB बराबर NB अपॉन Na प्लस NB। NB का मान क्या है, वो भी हमने ऊपर निकाला था, गणना की वहां पे, WB बटा MB और WA अपॉन MA प्लस WB बटा MB। दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही। अब देखिए यहाँ पर Na = WA बटा MA, NB = WB बटा MB और XA = Na अपॉन Na प्लस NB। ये सारी गणनाएं हम यहाँ पर करके आए हैं। तो इसलिए हम जब इस गणना में जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आया XB = NB अपॉन Na प्लस NB = WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB बटा MB। परंतु हमने विलेय कैसा मिलाया, अल्प मात्रा में मिलाया, और जब हमने विलेय अल्प मात्रा में मिलाया है तो उसका मतलब उसके मोल अंश की मात्रा भी क्या हो जाएगी, अल्प हो जाएगी, अति अल्प हो जाएगी। और अति अल्प हो जाएगी इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, विलयन अत्यधिक तनु है, और इसका मतलब WB बटा MB का जो मान है वो WA अपॉन MA से वेरी वेरी लेस देन हो जाएगा। WB अपॉन MB इज वेरी वेरी लेस देन WA अपॉन MA, बहुत कम हो जाएगा। और ये इतना कम हो जाएगा कि हर भाग में हम उसको क्या करेंगे, नगण्य मान लेंगे। हर में जो ऊपर हमने व्यंजक लिया था उस हर में उसको नगण्य कर लेंगे, और तब हमारे पास क्या आएगा, XB बराबर WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA। देखिए यहाँ हर में WB अपॉन MB था, उसको मैंने हटा दिया, यहाँ प्लस करके जो हर में था ऊपर वाले व्यंजक में उसको मैंने हटा दिया, क्योंकि उसका मान नगण्य है। और हर में कोई राशि है उसमें नगण्य जोड़ेंगे तो ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला
नहीं है इस तरह से। तो XB की जो वैल्यू है वो हमारे पास दो जगह आई, एक समीकरण 1 में आई थी PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट, और समीकरण 2 में हमारे पास कितनी आ रही है, समीकरण 2 में हमारे पास आ रही है, ये देखिए आप, समीकरण 1 में हमारे पास XB की वैल्यू कितनी आ रही है, PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट, ये समीकरण नंबर 1 है ना। और समीकरण 2 में हमने दोबारा ज्ञात की, वहां पर XB की वैल्यू कितनी आ रही है, WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA। तो इस तरह से समीकरण 1 और 2 दोनों समान हो गई, और दोनों समान हो गई तो दोनों पक्षों को जब हम साथ साथ लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, WB बटा MB बटे WA बटा MA बराबर PA नॉट माइनस PA बटा PA नॉट। अब यहाँ पर इसको एक के नीचे 4 संख्याएं हैं, जब हम इनको लिखेंगे तो गुणा करेंगे, और गुणा करते समय क्या होगा, नीचे वाला जो हर के जो पद हैं वो उलट जाएंगे, अंश है वो हर बन जाएगा, हर है वो अंश बन जाएगा। तो हमारे पास हो गया WB बटा MB इंटू MA बटा WA, MA ऊपर चला जाएगा बराबर PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट। ठीक है, अगर हमको MB विलेय का अनुभार याद करना है तो विलेय का अनुभार ज्ञात करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, वज्र गुणा कर देंगे, MB इस तरफ आ जाएगा, PA नॉट अपॉन PA नॉट माइनस PA उधर जाकर हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास MB विलेय का अनुभार ज्ञात करने का एक सूत्र आएगा, MB बराबर WB इंटू MA बटा WA इंटू PA नॉट अपॉन PA नॉट माइनस PA। इसका मतलब जो छोटे ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है वो है वाष्प दाब में अवनमन, कि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन कितना हुआ, अगर वो हमें दिया हुआ है, विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है और विलायक का द्रव्यमान और विलायक का अनुभार दिया हुआ है, तो हम इस गणना द्वारा विलेय के अनुभार की गणना कर सकते हैं। इस प्रकार हम अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पहली इसकी गणना थी। सेकंड जो हमारे पास इसी में हमको पढ़ना था अणुसंख्यक गुणधर्मों में, वो है पतनांक में उन्नयन। इसको हम अगली क्लास में करेंगे, पतनांक में उन्नयन। मैं इसके जस्ट बाद दोबारा क्लास चालू कर रहा हूँ आपकी आज, उसमें अपन पतनांक में उन्नयन पढ़ेंगे। यहाँ अभी 2 मिनट ही बचे हैं, आप हटे नहीं, वापस मीटिंग अटेंड करें। 2 मिनट और 35 सेकंड बाद ये मीटिंग अपनी समाप्त होने वाली है, और उसके बाद जस्ट नई मीटिंग होगी, उसमें मैं आपको पतनांक में उन्नयन पढ़ाने वाला हूँ। आप कंटिन्यूस बने रहें। अभी मैं देख रहा हूँ कुल कितने पार्टिसिपेंट है, मेरे पास 22 पार्टिसिपेंट भाग ले रहे हैं, और दोबारा मैं 22 और 22 को देखना चाहूंगा, आप हटे नहीं, आज इसको अपन कंटिन्यू करते हैं। अगला जो अपना इसमें आर्टिकल है वो है पतनांक में उन्नयन। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये चीज है क्या, पतनांक में उन्नयन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें जानना पड़ेगा पतनांक की परिभाषा में, और छोटी कक्षाओं में आपने जो पढ़ा है वो ये है कि वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है उसको पतनांक कहा जाता है, ये आपने पढ़ा है। और कि वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे उस द्रव का पतनांक कहते हैं। इसे परिभाषा को समझिए पहले, कि मान लीजिए हमने एक पात्र में एक द्रव लिया और उस द्रव को हम गर्म कर रहे हैं, गर्म करते करते उसकी वाष्प बनेगी, और उस वाष्प के बनने के कारण उस द्रव पर उस वाष्प का प्रेशर पड़ेगा। वो प्रेशर जो है वो हमारे वायुमंडल का दाब, जिसको कि हम 1 एटमॉस्फेयर या 1 वायुमंडलीय दाब कहते हैं या 1012 बार कहते हैं, उसके बराबर हो जाएगा। जब बनने वाली भाप या वाष्प का दाब जो है वो वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाएगा, तो उस अवस्था में वो द्रव क्या होता है, उबलने लगता है। उस अवस्था में वो द्रव उबलने लगता है। तो उसी ताप को जिस पर कि वह वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब बराबर हो जाते हैं, उस ताप को हम क्या कहते हैं, पतनांक। तो दाब बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अधिक वाष्प बनानी पड़ेगी, और अधिक वाष्प बनानी पड़ेगी तो क्या होगा, ताप बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि पतनांक में क्या होगा, उन्नयन होगा। तो जब हम अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं
तो अवाष्पशील विलेय मिलाने पर हमने पढ़ा था कि उस अवाष्पशील विलेय के कण जो हैं वो द्रव की सतह पर आ जाते हैं और द्रव की सतह पर आने के कारण द्रव को वाष्प बनने से रोकते हैं, मतलब द्रव की वाष्प कम मात्रा में बनती है। अब अधिक वाष्प बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम उस विलेय को तो उसमें से निकाल नहीं सकते, तो हमारे पास यही चारा है कि हम उसके ताप को बढ़ाएं, उसका टेम्परेचर बढ़ाएं। उसका टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी अवस्था आएगी, एक ऐसा ताप आएगा कि ताप उतना बढ़ जाएगा कि वापस उसका वाष्प दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। और वो जो बढ़ा हुआ ताप है जो पहले की तुलना में हमको बढ़ाना पड़ा, उसी को हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन या क्वथनांक में वृद्धि। इसको अपन एक ग्राफ से यहाँ समझेंगे। एक चित्र मैंने आपके पास सामने रख रखा है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, देखिए। और उस चित्र में एक y एक्सिस ले रखी है मैंने और उस y एक्सिस पर लिख रखा है वाष्प दाब। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे वाष्प दाब क्या होता है, बढ़ता जाता है। प्रारंभ में 0 था और एक निश्चित अवस्था पर जाकर 1 एटमॉस्फेयर 180 m मतलब 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। और हमें उतना ही करना है क्योंकि हम क्वथनांक की परिभाषा यही दे रहे हैं कि जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो उस ताप को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। और उसकी एक्स एक्सिस पर देखिए आप कि एक्स एक्सिस पर हमने ताप लिया है केल्विन में, ठीक है। अब इधर मैंने 2 ग्राफ खींच रखे हैं अंदर। पहला ग्राफ जो है वो मैंने लाल से इसे खींच रखा है और वो है विलायक के लिए, दिख रहा होगा आपको। विलायक के लिए ग्राफ खींच रखा है, शुद्ध विलायक। जैसे मान लो हम पानी और शर्करा को मिलाकर विलयन बनाया है, तो शक्कर नहीं मिलाई तब केवल पानी की हम बात कर रहे हैं कि केवल पानी को जब हम गर्म करेंगे और केवल पानी को गर्म करेंगे तो उसका वाष्प बनेगी और वाष्प बनने से जो दाब बढ़ेगा उसका चित्र ऐसा आएगा। और देखिए पॉइंट जहां पर मैंने तीर लगा रखा है, जहां अभी मेरा पेंसिल है, आप देखिए दोबारा ये तीर से मैं बता रहा हूँ, उस पॉइंट पर क्या हुआ, उस पॉइंट पर जाके विलायक का जो दाब है, वाष्प दाब, वो किसके बराबर हो गया, स्पॉटलाइट दिख रही होगी आपकी। इस अवस्था में उसका वाष्प दाब किसके बराबर हो गया, तो y अक्ष पर जाकर पढ़िए आप उसको, स्पॉट को ले जाइए y अक्ष पर, हो गया ना एक वायुमंडलीय दाब के बराबर। इसका मतलब उस समय जो टेम्परेचर था, तो उस टेम्परेचर को देखने के लिए हम कहाँ आएंगे, x अक्ष पर आएंगे कि उस समय जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है, जिसको हम, क्योंकि शुद्ध क्वथनांक है, शुद्ध द्रव का क्वथनांक है, इसलिए हम इसको बोलेंगे TB0। B का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, T का मतलब टेम्परेचर, नॉट का मतलब शुद्ध अवस्था, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। अब मान लीजिए हम इसमें शर्करा मिला देते हैं और शर्करा मिलाने के बाद जब हम उसको गर्म करेंगे तो उसके बनने वाली वाष्प की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वाष्प की मात्रा कम होगी इसलिए उसका वाष्प दाब भी कम होगा। लेकिन उस वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब तक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अधिक गर्म करना पड़ेगा। देखिए स्पॉटलाइट रुकी हुई है, जब उसका वाष्प दाब किसके बराबर हो गया, 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर, y अक्ष पर देखो। लेकिन वहां जाने के लिए हमको टेम्परेचर कितना करना पड़ा, तो टेम्परेचर कितना करना पड़ा उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, x अक्ष पर जाएंगे और उस टेम्परेचर का नाम रख दिया हमने TB। कब, ये विलयन का क्वथनांक, क्योंकि उस समय उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। अब देखिए TB का मान क्या है, TB0 से अधिक आ रहा है, TB0 पहले, इसका मतलब उसका मान कम है और TB पहले। तो यहाँ क्या हुआ, क्वथनांक में वृद्धि हुई और क्वथनांक में जो वृद्धि हुई उसको अगर हम डेल्टा TB लिखें, क्वथनांक में जो वृद्धि हुई उसको हम डेल्टा TB लिखें तो हमारे पास सूत्र आ जाएगा डेल्टा TB किसके बराबर है, तो डेल्टा TB जो होगा वो अधिक तापमान में से कम तापमान को घटाइए और अधिक तापमान में से कम तापमान को हमने घटाया तो हमारे पास आ गया TB माइनस TB0। डेल्टा TB बराबर क्या आया हमारे पास, TB माइनस TB0। परंतु क्वथनांक में यह उन्नयन किस पर डिपेंड करता है, तो आप वापस ग्राफ में जाइए, है ना। ग्राफ में क्या हो रहा है, जैसे जैसे क्वथनांक, इधर देखिए आप, ये क्वथनांक देखिए आप, डेल्टा TB के लिए मैंने सिंबल कर रखा है, ये डेल्टा TB इसको बोलते हैं, दोनों में जो डिफरेंस आया वो डेल्टा TB। लेकिन इसी तरह से दोनों के प्रेशर में भी अंतर आया, है ना। जिस टेम्परेचर पर विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर था, उसी समय इसका वाष्प दाब क्या था, विलयन का वाष्प दाब कम था। तो यहाँ अवनमन हुआ, कितना अवनमन हुआ, डेल्टा P। वाष्प दाब में कितना अवनमन हुआ, डेल्टा
पी, दोनों को घटाएंगे, उसका नाम हमने डेल्टा पी रख दिया। तो क्वथनांक में जो उन्नयन है वो वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होता है, और इसलिए डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर आएगा, डेल्टा टी के बराबर। डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। परंतु हम पढ़ चुके हैं कि हिमांक में वाष्प दाब में अवनमन, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने कि वाष्प दाब में अवनमन किसके समानुपाती होता है, मोल अंश, विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है, यानी कि एक्स बी के समानुपाती होता है। तो इस तरह से डेल्टा टी बी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी एंड डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। तो ऊपर वाले दोनों को अगर हम शामिल कर दें तो डेल्टा पी से डेल्टा पी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। और प्रोपोर्शनल का चिन्ह जब हम हटाएंगे तो हमें कोई न कोई नियतांक और इक्विवेलेंट लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से डेल्टा पी टी बी इज इक्वल टू के एक्स बी, और एक्स बी का मान हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। मोल अंश किसके बराबर होगा, तो मोल अंश हो जाएगा एन बी बटा एन ए प्लस एन बी, और एन बी का मान भी हम पहले लिख चुके हैं, किसके बराबर होता है, डब्ल्यू बी बटा एम बी, और एन ए का मान डब्ल्यू ए बटा एम ए, वापस एन बी का मान डब्ल्यू बी बटा एम बी। जो पहले वाला व्यंजक था वही मैंने यहाँ पर वापस लिखा। ये एन बी को नोट करता है, ये भी एन बी को नोट करता है, और ये एन ए को नोट करता है। एक्स बी का मतलब बी का मोल अंश, और बी का मोल अंश बराबर एन बी बटा एन ए प्लस एन बी। तो इस तरह से हमारे पास डेल्टा टी बी बराबर के इंटू डब्ल्यू बी बटा एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी बटा एम बी। परंतु डाइल्यूट विलियन में क्या होगा, तो तनु विलियन में हमारे पास हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तनु विलियन में हमारे पास क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। जो विलेय मिश्रण हमने जो किया है, तो विलेय की जो मात्रा है वो बहुत अल्प है, और वो बहुत अल्प है तो उसका मान क्या हो जाएगा, उसके मोलों की संख्या बहुत कम हो जाएगी, तो उसको हम वेरी वेरी लेस देन मानेंगे। और जब वेरी वेरी लेस देन मानेंगे तो पहले की तरह ही हर में हम उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, हर में से हम उसको हटा देंगे। यानी कि हमारे पास क्या बच गया, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के इंटू डब्ल्यू बी बटा एम बी अपॉन डब्ल्यू ए बटा एम। और इसको गणितीय सरल करेंगे हम, तो नीचे वाला जो भाग डब्ल्यू ए अपॉन एम ए जो हर में है तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर उल्टा हो जाएगा, यानी कि एम ए अपॉन डब्ल्यू ए हो जाएगा। और इसको जब हम लिखेंगे तो ये होगा के इंटू एम ए इंटू डब्ल्यू बी बटा एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब यहाँ ध्यान देना, के क्या है, नियतांक है, एम ए क्या है, विलायक का अणुभार, विलायक का मोलर द्रव्यमान, और विलायक का मोलर द्रव्यमान उस पूरे विलियन के लिए हमेशा सेम रहेगा, एक विलियन के लिए हमेशा सेम रहेगा। और इसलिए के और एम ए का हम गुणा करेंगे तो हमको पुनः एक नियतांक मिलेगा, और उस नियतांक का मान मैंने अगली स्टेप में कर दिया के बी। के इंटू एम ए का गुणा करेंगे तो क्या हो गया, के बी। और डब्ल्यू बी बटा एम बी इंटू डब्ल्यू ए को हम क्या बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान, मोलरता बोलते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ मैंने लिख दिया उसके लिए स्मॉल एम। तो इस तरह से डेल्टा टी बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, के बी इंटू एम इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी बटा एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और इसमें 1000 का गुणा कर देंगे हम।